एक तरफ दुनिया के सबसे हैवान लोग और एक तरफ दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन सीकआउट, द मोस्ट एबल आर केप्ट हियर। जो आप ये जेल देख रहे हैं दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे बड़ी जेल है। इस मेगा जेल में 40,000 कैदियों की कैपेसिटी है। यहाँ वो कैदी है जिन्हें आप सबसे ख़तरनाक और अनसेफ इंसान मान सकते हैं। इस कैदी ने तो कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि MS-13 गैंग ये जानवर है। MS-13 and many other gangs. These are animals. These aren't people. अब हम सबसे खतरनाक कैदियों को देखने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी को। क्या है इस जेल की स्टोरी और इन क्रिमिनल्स की। आपका स्वागत है सीकआउट में, जो कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जेल है एल सल्वाडोर में। इसे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया है। जो यहाँ आते हैं वो जिंदा बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। इस छोटे से देश जिसकी आबादी सिर्फ 60 लाख है, उसको इतनी बड़ी जेल क्यों चाहिए? वजह है खतरनाक गैंग्स। कभी पूरे देश पर राज करने वाले इन गैंग्स पर मार्च 2022 से कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। राष्ट्रपति नायाब बुकेले के शासन में सिर्फ 16 महीनों में 70,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये देश की एडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% है। बस इन्हें एक रात अंधेरे में एक सख्ती से तैयार किए गए ऑपरेशन में हजारों गैंग के सदस्यों को जंजीरों में बांधकर सीकआउट में पहुंचाया। 2022 में बनी ये जेल बहुत बड़ी है। ये जेल करीबन 410 एकड़ में बनी है दोस्तों। और आपको बता दूं इसमें करीब 8 अलग अलग हिस्से हैं। हर 2 हिस्सों को 3 मीटर ऊंची दीवार और नुकीले तारों से घेरा गया है। ये पूरी जगह 9 मीटर ऊंची दीवार और 3 मीटर ऊंची बिजली के तारों वाली फैन से घिरी हुई है, जिसमें 15,000 वोल्ट का करंट है। 19 वॉच टावर हर वक्त हर हरकत पर नज़र रख रहे हैं ताकि कुछ भी छूट न जाए। यहाँ की पूरी डिज़ाइन सिर्फ भागने से नहीं रोकती बल्कि भागने के ख्याल को ही मिटा देती है। जेल की सुरक्षा के लिए 600 से ज़्यादा सैनिक सिर्फ बाहरी सुरक्षा पर तैनात है। यहाँ चेकिंग के लिए ऐसी मशीन है जो आपके अंदरूनी हिस्से तक को दिखा देती है। इसे ख़ास तौर पर नए कैदियों की जांच के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी अपनी बॉडी में ऐसा सामान न ले जाने की कोशिश करे। ये गार्ड्स हमेशा मास्क पहने रखते हैं क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि तू बाहर मिल, मैं तुझे देखता हूँ। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन रूम को। ये जगह सिर्फ कैदियों के लिए है। जब भी किसी क्रिमिनल्स को सड़क से पकड़ा जाता है तो उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होता है और ना ही वो अपना असली नाम बताते। इसलिए इनके फिंगरप्रिंट और फ़ोटो लिए जाते हैं और उन्हें सिस्टम में ऐड कर दिया जाता है। जब वो सीकआउट का परमानेंट पार्ट बन जाते हैं तो अपने परिवार वालों और परिजनों से हमेशा के लिए संपर्क खो देते हैं, क्योंकि फैमिली जो स्ट्रिक्ट है ना, विजिट है वो स्ट्रिक्टली मना है। वैसे भी ध्यान देने वाली बात है कि बड़ी कार्रवाई के दौरान कुछ मासूम लोगों को गलती से जेल में बंद कर दिया गया था। नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी की वजह से उनके परिवार वालों को ये तक नहीं पता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं हैं। कुछ के लिए ये वीडियो शायद बेहतर हो कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। जब क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके बस में ले जाया जाता है तो उनके मूवमेंट को रोकने के लिए और ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए कई तरह की हथकड़ियाँ और जंजीरें लगाई जाती हैं। वैसे अभी तक इस जेल में से किसी ने भी कोई दंगा नहीं हुआ है और ना ही किसी ने भागने की कोशिश की है। जो तुम लोग हमें सुन रहे हो या देख रहे हो, क्या तुम इस जेल से बाहर निकल आओगे? कभी नहीं। दंगा रोकने वाले गियर में सिर की सुरक्षा, फेस शील्ड, गर्दन की सुरक्षा, एंटी ट्रॉमा वेस्ट, पैरों की सुरक्षा, सिन कार्ड और एक शील्ड शामिल है। आमतौर पर जेलों में कैदी हाथ से बने हथियार जैसे चाकू या नुकीली चीज़ से कभी कभी गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। इसलिए यहाँ के गार्ड्स को पूरी सेफ्टी दी गई है। देश को सुरक्षित रखने के लिए सीकआउट में 1000 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। सीकआउट को अलग अलग जगह पर अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और सीवेज सिस्टम भी शामिल है ताकि ये बाहरी रोक टोक ना हो सके। अगर बिजली कट भी जाए या पानी की सप्लाई रुक जाए तो सिस्टम ऑफ पावर प्लांट से 1 हफ्ते तक काम कर सकते हैं। चलिए मिलाते हैं आपको दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनलों से। इनकी सारी नज़रें कैमरामैन पर है जिसने भी वीडियो को बनाया है। मीडिया जाती है वहाँ पे। इन लोगों को देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। शक्ल से ही हैवान लगते हैं। सभी कैदियों ने सफ़ेद टी-शर्ट, शॉर्ट और चप्पल पहनी हुई होती है। इनके पास और कोई सामान नहीं होता है।
ज़्यादातर कैदी मुश्किल से 20 से 25 साल की उम्र तक के हैं, जो गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए। इतिहास के सबसे कुख्यात क्रिमिनल के पास भी आमतौर पर 20 से 30 पीड़ितों का रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ कुछ कैदी सैकड़ों मासूमों की जान लेने के जिम्मेदार हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला सीकोट जेल में गया है, उन्हें कैदियों से कुछ भी पूछने की अनुमति नहीं मिलती है। कोई भी नहीं जानता है यहाँ क्या कब बुरा हो जाए, कब ये कैदी इन गार्ड्स पर हमला कर दे, इसलिए गार्ड्स हमेशा चौकन्ने रहते हैं। इस मेगा जेल के 8 मॉड्यूल में से आपको बता दूं कि हर एक में 32 सेल हैं। हर सेल में करीब 80 कैदी हैं, लेकिन ये संख्या 150 तक जा सकती है। जेल अभी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं है, लेकिन फिर भी हर कैदी के पास सिर्फ 0.5 स्क्वायर फीट की पर्सनल जगह है। कैदियों को ना तो कोई वेंटिलेशन मिलता है, ना ही सेल के बाहर चलने का कोई आंगन। यहाँ हर कैदी को इतनी लंबी सज़ा दी गई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ जो कभी नहीं बदल सकती वो ये है कि ये कैदी कभी बाहर नहीं जाएंगे। पूरी ज़िंदगी इन्हें इसी जेल में रहना है और कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। जेल के अंदर बाहर आने जाने की अनुमति सिर्फ स्टाफ्स और कभी कभी मीडिया को है। अगर आप इन कैदियों की आंखों को देखेंगे तो आपको उनकी आंखों में खालीपन दिखेगा। इनके पास फ्यूचर के लिए कोई उम्मीद नहीं है। ये खुला कोना इनका टॉयलेट एरिया है। 80 कैदियों के लिए यहाँ सिर्फ 2 टॉयलेट्स हैं, जो काफ़ी अपमानजनक है। इनका पूरा कॉन्फिडेंस और अनुशासन यहाँ तोड़ दिया जाता है। यहाँ ये टॉयलेट करते हैं, वहीं पर ये नहाते भी हैं। खुद को साफ करने के लिए इस प्लास्टिक वाले डब्बे का प्रयोग करते हैं। इनकी सेल में पीने के लिए सप्लाई नहीं है, इसलिए उन्हें पीने के पानी के लिए नीले बैरल पर निर्भर रहना पड़ता है। जहाँ कैदी सोते हैं वो है ये मेटल के पंख बेड, ना तकिया और ना ही गद्दा। हर कैदी को सिर्फ ज़रूरत भर का सामान मिलता है। एक सफ़ेद चादर, एक यूनिफॉर्म, मोजे, चप्पल और एक तौलिया, बस यही। ये कैदी अपने 4 लेवल वाले पंख बेड पर पूरा दिन बिताते हैं। इन्हें ऐसे ठूस ठूस कर रखा गया है जैसे गोदाम में सामान रखा जाता है। साफ सफाई और अनुशासन के लिए कैदियों के बाल हर 2 हफ्ते में जेल स्टाफ द्वारा काटे जाते हैं। अब ये अपनी शर्ट्स उतार रहे हैं। ये कैदी कभी MS-13 और बोरियो 18 गैंग्स का हिस्सा थे, जो एल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे। इन 2 दुश्मन गैंग MS-13 और बोरियो 18 ने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले और उन्हें बहुत तकलीफ दी। और आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ, MS-13 और बोरियो 18 गैंग्स के मेंबर्स एक ही सेल में रहते हैं। बाहरी दुश्मनी अंदर यारी, यानी कि बाहर दुश्मनी और अंदर यारी। सारे मॉड्यूल्स का हाल यही है। सभी में कैदी इसी तरह रहते हैं। ये बाहर अगर कोई दूसरे के इलाके में जाता है तो उसे बुरी तरह मारा जाता है, लेकिन ये यहाँ आखिरी सांस तक एक साथ रहते हैं। ज़्यादातर कैदियों के शरीर पर, यहाँ तक कि चेहरे पर भी टैटूज़ हैं, जो इनकी गैंग की वफादारी को दिखाते हैं। MS-13 के लिए टैटू में आमतौर पर शुरुआती अक्षर या नंबर 13 होता है। दूसरे गैंग के मेंबर्स बोरियो 18 या 66 जैसे नंबर्स होते हैं, जो 18 तक जोड़ते हैं और शैतान का प्रतीक माने जाते हैं। यह रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर गैंग टैटू होना इस बात का साफ संकेत है कि वो सब संगठन के सबसे बेरहम और बड़े मेंबर्स में से एक हैं। सड़क पर ऐसे आदमी से टकराना मौत को सामने देखने जैसा। शैतान के सींग वाला टैटू अंधेरे का प्रतीक है, जो इन लोगों के शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने ये काम शैतान के आदेशों पर किए हैं। आंसू की बूंद वाला ये टैटू दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने किसी की जान ली है। अगर 3 आंसू हैं तो इसका मतलब है कि इसने इतने लोगों की जान ली है, इनको उनकी गिनती भी याद नहीं है। अभी हंसो बाद में रो वाक्य वाले मास्क वाले टैटू हैं, या फिर जो जोकर के टैटू, वो ये संदेश देते हैं कि मुश्किलों में भी मजबूत रहो और परिणामों का सामना बाद में करो। गार्ड्स लगातार इस ऊंची जगह से कैदियों पर नज़र रखते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वे तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा कैमरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हर कोने पर 24 घंटे नज़र रखता है, ताकि कुछ भी छूट न जाए। मॉड्यूल्स को दिन रात रोशनी से भर कर रखा जाता है। जब सूरज ढल जाता है तब भी लाइट्स हर वक्त जलती रहती। When they try to sleep, they use their towels and cover their eyes to block the. यहाँ पर एक पादरी बाइबल से कैदियों को कुछ पाठ पढ़ा रहा है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हथियारबंद गार्ड्स के बीच में। ये गतिविधियाँ हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है। इस कैदी को देखिए गौर से, कैमरामैन से कुछ इशारा कर रहा है
खुदा जाने क्या कह रहा होगा। ये गैंग्स अभी भी काफ़ी ताकत रखते हैं। अफवाह है कि मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। इसके जवाब में अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वे कैदियों पर और सख्त कदम उठाएंगे। ये है अल सल्वाडोर के राष्ट्र नायब उकेले। One meal in prison. Uno. I swear to God they won't eat a grain of rice. Let's see how long their homeboys last inside. Measures on imprisoned members. If they do that, there won't even be one meal in prison. Uno. I swear to God they won't eat a grain of rice. Let's see how long their homeboys last inside. Breakfast is usually beans and rice. अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ आइसोलेशन सिलेरिया। जब कैदी कानून का कोई नियम तोड़ता है तो उन्हें इधर आइसोलेशन सेल में भेजा जा सकता है। इस सेल्स के दरवाजे बहुत मजबूत हैं। इसके अंदर घना अंधेरा है। खाना देने के लिए और दरवाज़ा खोलने से पहले हथकड़ी लगाने के लिए इस जगह का प्रयोग करते हैं। इस आइसोलेशन सिलेरिया में कैदी को 15 दिन तक रखा जाता है। यह है आइसोलेशन सेल। अगर कोई कैदी मिसबिहेव करता है तो उसे यही भेजा जाता है। उसे ये भी नहीं पता चल पाता है कि समय क्या हो रहा है और कितने समय तक उसे यहाँ बंद रहना है। वो इस कंक्रीट के बिस्तर पर सोता है बिना बाहर निकले। वो बाहर वाले इन्वायरमेंट से दूर हो जाता है, मतलब एक गलती और अंधेरापन। उनके पास रोशनी के लिए एक छोटा सा छेद है जिससे मुश्किल से सूरज की रोशनी अंदर आती है। यही छेद ताज़ी हवा का भी इकलौता साधन है। यहाँ के एक ऑफिसर का कहना है कि ये लोग अपने आप को भगवान समझते थे। अपने हिसाब से लोगों का जीना मरना तय करते थे। इनके लिए रहम बिल्कुल नहीं है। ये चाहे तो भगवान से माफ़ी मांग सकते और भगवान इन्हें माफ़ कर दे। अब दिखाने वाला हूँ मैं आपको इनमें सबसे मेन क्रिमिनल्स को, जो कभी अपने आप को मसीहा समझता था। इसके टैटूज़ को देखिए। MS-13 गैंग का मेन लीडर था कभी, लेकिन आज कैद में है। 2004 में इसने MS-13 गैंग को ज्वाइन किया। जब ये 11 साल का ये कहता है कि मैंने गैंग्स को गरीबी की वजह से चुना। मेरे पास कपड़े जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जब मैंने इस गैंग को चुना तो मुझे हर चीज़ मिली जो मुझे चाहिए। And I came right here to El Salvador, trying to change my life, but I seen that there were more gangs right here, and I started doing the same thing I did upstate, and I got locked up. I've always been one of them persons that wanted to accomplish the things that they put in their mind, and I accomplished everything I had to do right here, but I'm right here. This is how the devil pays the people. Is it true that to join this crime organization you need to end someone's life? Yeah. But the first one must be one of your relatives, right? Yeah, because you got to gain territory for your gang. I lost my mom, my dad, my son, everything right here because of the gangs. When I could be with my family, upstate, the United States, a better life, but you know, we took wrong decisions and this is the cause of this. That's why I tell the youth, go to school, listen to your mom, listen to your dad. Don't live this life that we live right here. There's no way out. How many people's lives have you ended? Is it 5 or 10? How many? No, if you talk about what you used to do in the jails after, it probably get a few more than 50. You gotta do it sometimes. How did you become cold-blooded and merciless in time? I can't really respond you with that question. How do you feel about not seeing your family for it? I feel bad because I seen my son the last time when he was 5 years old, and he's 21 years old right now. I want to see him. I want to tell him, don't do the same things that your dad did. Look for a good life. People who have fallen victim because of you will never see their loved ones again. You will also never see your family. How do you cope with emotions like missing someone? I feel bad. Sometimes, like I tell you, I lay down on my bed and I think a lot of things, and sometimes I cry. What is your motivation to stay alive here? To one day change my life and look for God in my life, and I tell God, forgive me because I did some things. Okay. Finally, we see the sunlight. Honestly, Seca, people who victimize Salvadorans, it is now their forever home. These criminals took the innocent people's right to live. Once had the highest rate of lives lost due to widespread chaos. During its peak, 104 out of every 100,000 people lost their lives in a single year. Previous administrations agreed to a truce with these groups, but this couldn't bring lasting order. Although the current government's methods are controversial, by 2023, the number dramatically dropped to 2.4
per 100,000 people, placing El Salvador among the safest countries in the world for the first time. So far the results are undeniable. Peace has returned to the neighborhoods. But what about those who were wrongfully imprisoned? Is it true justice or way to control chaos?